हेलो एवरीवन, हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 9 का सीबीएसई बोर्ड का जो साइंस वाला पोर्शन है उसमें जो है फोर्स वाला चैप्टर जो है कह रहा कि हाउ फोर्सेस अफेक्ट द मोशन, मतलब फोर्सेस जो है मोशन को अफेक्ट कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये साइंस वाला पोर्शन है क्लास 9 का सीबीएसई बोर्ड का। इसको टोटल चैप्टर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरा जो है टॉपिक देखेंगे। इसके बाद जो है आप जो है इसको सॉल्व करेंगे, इसका एक्सरसाइज तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो समय न बर्बाद करते हुए इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो सारा फोर्स मतलब फोर्स होता क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं फोर्स होता क्या है। फोर्स जो है फोर्स जो होता है आपका F इक्वल टू जो है m इंटू ए होता है। m क्या है, मास ऑफ बॉडी है। ए क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन इन बॉडी। ठीक है, फोर्स का मतलब क्या है, किसी भी बॉडी पे इस फोर्स को हम क्या कह सकते हैं, जो कोई बॉडी है जिसका मास m है उसमें अगर एक्सेलरेशन मतलब हो रहा है तो उसमें हम बोलते हैं उस केस में बॉडी पे क्या है, फोर्स लगा है। ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज करिए कि फोर्स जो है हम तब मानेंगे कि जब बॉडी जो है, जैसे मान लीजिए ये फोर्स जो है यहाँ पे लगा, F इक्वल टू m में आया। ये फोर्स जो है एक्ट करेगा अगर बॉडी में जो है मोशन मतलब होगा तो उसको जो है हम लोग क्या बोलेंगे, F इक्वल टू m में बोलेंगे। और नेक्स्ट जो है अगर मान लीजिए F फोर्स जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, तब कब, जब बॉडी में कोई एक्सेलरेशन यानी नो एक्सेलरेशन। देखिए होता क्या है कि अगर जो है कोई दीवार है, आप उसको दिन रात ढकेल रहे हैं। ठीक है, दीवार कहीं 1 इंच घुसक नहीं रहा है तो आप दिन रात ढकेल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उस दीवार पे जो है फिजिक्स के टर्म में आप कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, यानी फोर्स जो लगा रहे हैं वो फोर्स जो है 0 हो गया, क्योंकि जो है बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रहा है तो फोर्स F इक्वल टू m में। ठीक है, फोर्स उसमें क्या हो गया, मास तो है लेकिन बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं हुआ तो फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, उस केस में क्या हो गया, फोर्स जो है 0 हो गया। ठीक है, ये सब चीजें जो है हम लोग जानेंगे। अब नेक्स्ट वाला जो है हम लोग जानते हैं कि इसमें दिया क्या क्या है, टॉपिक जो है दिया क्या क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट वाला हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, while learning about the course earlier, did you notice that whenever any type of the force acting on an object was described, its direction was also specified. ठीक है, मतलब किस डायरेक्शन में जो है फोर्स लग रहा है ये सब स्पेसिफाई भी रहता है। ठीक है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ये सब चीजें जो है स्पेसिफाई भी रहता है। ठीक है, देखिए कह रहा है while learning about the force earlier, how you notice that whenever any type of the force acting on an object was described, its direction was also specified. For example, the phases used where the force of the friction acting on an object in the direction opposite to the direction of its motion. मतलब फोर्स जो फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, the obstacle that is created in the path of any moving body. ठीक है, obstacle का मतलब क्या है, जैसे कोई रुकावट है, जैसे हम लोग जैसे एक बॉल लीजिए। ठीक है, बॉल को क्या करिए, एक जो है ऐसे रास्ते पे जहाँ पे गिट्टी उट्टी खूब ज्यादा है उस पे रोल करिए तो बॉल जो है कुछ दूर जाके रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन उसी बॉल को एक जो है ये जो गोरखनाथ वाला जो रास्ता गया है, ठीक है, मेन रोड पे जाइए, वहां पे क्या करिए, आप रोल करिए। ठीक है, जब से रोल करेंगे तो वो थोड़ा सा और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, जब एक कोई टाइल्स मान लीजिए आप घर में अच्छा टाइल्स लगा हुआ है उस पे रोल करिए तो उस पे ज्यादा हो जाएगा। टाइल्स वाला क्या है, सरफेस बहुत स्मूथ है, फ्रिक्शन लेस है, वहां पे बॉडी जो है मूव ज्यादा करेगा। जहां पे मतलब जो है सरफेस रफ है, फ्रिक्शन वहां पे ज्यादा, बॉडी जो है लेस मूव करेगा। ठीक है, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है हमेशा जो है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन रहता है। ठीक है, जो बॉडी का मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन, लाइक द पोल्स ऑफ द मैग्नेट रिपेल ईच अदर और अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स। देखिए जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ होते हैं एक साउथ होते हैं। ठीक है, मैग्नेट में क्या होते हैं, नॉर्थ और साउथ होते हैं। जो नॉर्थ होंगे वो अट्रैक्टिव होंगे, सॉरी जो नॉर्थ और साउथ होंगे अट्रैक्टिव होंगे, और जो साउथ होंगे यानी साउथ वाला और साउथ वाला ये क्या होगा, रिपल्सिव होगा।
रिपल्सिव मतलब क्या होता है, एक दूसरे को धक्का मार के भगा देंगे, ठीक है। जो नॉर्थ नॉर्थ वो भी रिपल्सिव, जो साउथ साउथ वो भी रिपल्सिव, जो नॉर्थ साउथ है वो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। फिर लाइट चार्जेस रिपेल और लाइट चार्जेस अट्रैक्टिंग ड्यू टू अट्रैक्टिंग अदर ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से the earth attracting object toward the itself due to the gravitational force। मतलब जो है हर एक जगह पे फोर्स ही फोर्स, जो हम लोग कोई चीज को मान लीजिए ये पेन है, अगर इसको हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं तो पेन को इसको हम ड्रॉप किए तो ये नीचे आया, ठीक है। पेन ड्रॉप किए तो नीचे आया, इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमारे अर्थ में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अगर ड्रॉप करते हैं ऊपर को, ऐसा नहीं है कि ऊपर से हम लोग ड्रॉप करते हैं तो ऊपर ही उड़ जाए, नीचे आता है, ठीक है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन क्या है, फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन की वजह से। Buoyant force exerted by the liquid in an upward direction on an object placed in it is so and so on। The force is a physical quantity होता है for which we need to specify direction along with magnitude and unit। उसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, यूनिट सब जो है। buoyant force क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी लिक्विड में अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग फेंकते हैं तो उस लिक्विड पे जो है, उस ऑब्जेक्ट पे लिक्विड फोर्स लगाता है, उसको ऊपर भेजना चाहता है, ठीक है, उसको अपवर्ड जो है धकेलता है, ताकि जो है इससे होता क्या है कि एक नाव है, ठीक है, नाव को जब हम पानी में ले जाएंगे तो जितना वो मतलब कि वाटर को डिस्प्लेस करेगा उतना ही जो वाटर उस पर जो है एक फोर्स लगाएगा, बायोंट फोर्स लगाएगा, ठीक है, इससे फ्लोटिंग वोल्टिंग वाला जो है चीजें आसान हो सकता है। जस्ट लाइक द फॉर फिजिकल क्वांटिटी पोजीशन डिस्प्लेसमेंट velocity and acceleration of an object where they introduced in this chapter 4 chapter 4 the SI unit का force in Newton। force का जो SI unit होता है वो न्यूटन होता है, और न्यूटन को हम लोग जो लिखते हैं वो कैपिटल एन यानी बड़ा वाले एन से लिखते हैं, छोटा वाले एन से नहीं लिखते हैं, ठीक है। मेजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, किसी भी फोर्स के मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे मेजर करेंगे इसके बारे में जानेंगे। मेजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, हाउ कैन मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। Do you remember using a spring balance earlier to measure the weight of object? पहले जो हम लोग earlier में जो स्प्रिंग बैलेंस यूज करते थे वेट को मेजर करने के लिए, स्प्रिंग बैलेंस जो है यही है, ठीक है। मेजरिंग द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस को यूज करके जो है हम लोग वेट को मेजर करते थे। अभी भी स्प्रिंग बैलेंस वाला आप देखेंगे, जाएंगे कहीं कहीं लोकली में जो है गैस में जो भरने वाला लाते हैं, चाहे जो कबाड़ वाड़ लेते हैं वो लोग इस तरह बात तोलने वाला लेते हैं, ठीक है। इसमें जो है थोड़ा सा बहुत ज्यादा वेट का जो है एरर वाला भी चांसेस रहता है इसमें, तो उसमें जो है वहाँ पे जब गैस बनाने जाएंगे तो सिलेंडर को लेकर इसमें तोलते हैं हाथ में टांग के, और वो स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो हाउ कैन वी मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डू यू रिमेंबर यूजिंग ए स्प्रिंग बैलेंस अर्लियर टू मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डू यू also remember that the weight of an object is the gravitational force with which the earth pulled the object। Spring balance can be used to measure not just the weight of an object but also the magnitude of the force in the general। तो वेट उसका मतलब जो वेट नहीं, मतलब मैग्नीट्यूड कितना फोर्स का वो भी मेजर करता है, ठीक है। इफ यू पुल on the free end of the spring balance it measures the force with which you pull on the spring balance inside the balance, ठीक है। मतलब कि जो है किस फोर्स जो आप उसको पुल कर रहे हैं। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 5 न्यूटन का आप इधर से फोर्स लगा दे रहे हैं इस डायरेक्शन में, और 5 न्यूटन का आप जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दे रहे हैं, ठीक है, 5 न्यूटन का। तो 5 न्यूटन का आप इधर लगा रहे हैं और 5 न्यूटन का आप इधर लगा रहे हैं, तो ये दोनों जो है फोर्स दोनों बराबर लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, ये क्या होगा, बैलेंस फोर्स हो गया। अनबैलेंस फोर्स क्या है, अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे मान लीजिए 10 न्यूटन का लग रहा है, यहाँ पे 10 न्यूटन का लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है 5 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है, फोर्स 5 न्यूटन का इधर से, तो ऑब्जेक्ट जो है इधर मूव करेगा, यानी इधर फोर्स का जो है मैग्नीट्यूड ज्यादा है, कुछ डायरेक्शन में मूव करेगा, ये क्या है, अनबैलेंस फोर्स है, ठीक है। फिर क्या रहा है, इन रियल लाइफ situation the seldom exists where the only one force act on an object, usually there is no more than the one force acting on an object। For example, when you are pushing a box placed on the surface then apart from the force which you are pushing it, the force of the friction is acted on the box in the direction of opposite to that of the motion। ये दो से कुछ मतलब देखिए
टेक द एग्जांपल ऑफ द बॉल फ्लोटिंग ऑन द वाटर। मान लीजिए एक बॉल है, ये तो बायोलेंसी वाला है, ठीक है, तो बायोलेंसी कंसेप्ट बताया यहाँ पे। टेक द एग्जांपल ऑफ द बॉल फ्लोटिंग ऑन द वाटर, टू फोर्सेस, दो फोर्स इसमें जो है आर एक्टिंग अपॉन इट, मतलब इस पे दो फोर्स लगा। पहला क्या आएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब कि पानी फेंका गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जो भी होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। दूसरा क्या है, बायोलेंट फोर्स लगेगा, ऊपर इस पर धकेलेगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स बाय व्हिच द अर्थ अट्रैक्टिंग डाउनवर्ड एंड द बायोलेंट फोर्स अप्लाइंग बाय द लिक्विड एक्टिंग अपवर्ड। इन सच केसेस व्हाट effect of the force when the more than one force is acting on an object at the rest or in motion। देखिए हुआ क्या कि अगर जो है ये ऑब्जेक्ट जो है ना, मान लीजिए इधर से एक ग्रेविटेशनल इसमें फेंके, एक ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें लगा, ठीक है, और इधर क्या लगा, एक बायोलेंट फोर्स लगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और बायोलेंट फोर्स दोनों अगर बराबर होंगे तो ऑब्जेक्ट जो है स्टेबल फॉर्म में वहां पे रुका रहेगा। अगर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ और है और ऊपर से हम एक और फोर्स अपना जो प्रेशर लगा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिंक कर जाएगा, लिक्विड उतना फोर्स नहीं लगा पाएगा कि उसको बाहर करे। यहाँ पे क्या है, एक लेवल पे मेंटेन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अब देखिए यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे 4 लोग हैं, यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे भी 4 लोग हैं। ये क्या हो गया, बैलेंस फोर्स हो गया। यहाँ पे क्या होगा, बैलेंस फोर्स का मतलब वो है कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है, मान लीजिए इधर जितने लोग हैं, इतने लोग इस साइड भी है, दोनों लोग बराबर से खींच रहे हैं, कोई इधर मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये क्या होगा, बैलेंस फोर्स है। यहाँ पे क्या है, 4 लोग हैं, इधर पे कितना है, 4 लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि फोर्स जो है इधर जो है ज्यादा लग रहा है, ठीक है, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो है चीजें जो है, ऑब्जेक्ट जो है इधर मूव कर जाएगा। जहां पे नेट फोर्स जो है जिधर ज्यादा है, ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा, इधर जो है कम है, इधर ऑब्जेक्ट नहीं मूव करेगा, ठीक है। द टू फोर्सेस अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड, अनइक्वल मैग्नीट्यूड। यहाँ पे क्या इक्वल मैग्नीट्यूड है, पहले वाले में ये क्या बैलेंस वाला है, इसमें क्या अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, इसमें क्या अनबैलेंस फोर्स है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ठीक है। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का एक एग्जांपल है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक कार है और मोहतरमा और ये जो दोनों, मतलब जो है इनके हस्बैंड और ये मोहतरमा दोनों लोग जो है मिलकर कार को धकेल रहे हैं, तो फोर्स का नेट डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स है, ठीक है। ये क्या अनबैलेंस फोर्स है, तो ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा, नेट फोर्स इधर होगा, उधर अनबैलेंस फोर्स वाला जो है इधर ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है। अब इसको एग्जांपल से जो है अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स वाला एग्जांपल भी दिया है। कह रहा एक जैसे मान लीजिए एक बॉल है, यहाँ पे क्या है, 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगा, 6 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगा, टोटल कितना होगा, 60 न्यूटन हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन द 3 डिफरेंट मैनर, 3 डिफरेंट मैनर में। पहला क्या है कि पहला जो है जो नेट फोर्स पहले वाले होगा, नेट फोर्स क्या होगा, 60 न्यूटन होगा, नेट फोर्स जो होगा 60 न्यूटन होगा, 60 न्यूटन इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखिए दूसरे वाले केस में क्या है, इधर से 6 न्यूटन लगा रहे हैं और इधर से क्या है, 10 न्यूटन लगा रहे हैं। इसमें जो है 6 से दोनों कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो है 4 न्यूटन फोर्स जो है, 4 न्यूटन फोर्स जो है इस डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरे केस में क्या है, इधर से जो है 10 न्यूटन लगा रहे हैं और इधर से 6 न्यूटन लगा रहे हैं, तो क्या होगा, 6 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो फोर्स जो रहेगा 4 न्यूटन का इस डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। इसमें जो है दोनों में नेट फोर्स के हिसाब से देखा जाए तो नेट फोर्स मतलब पहले वाले केस में 10 प्लस 6 इक्वल टू 16 न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड द राइट साइड पे जो एक्ट करेगा। दूसरे वाले में नेट फोर्स क्या होगा, 10 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन इक्वल टू 4 न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड द राइट साइड, ठीक है। इसमें भी राइट साइड ही मूव करेगा। तीसरे वाले केस में क्या है, नेट फोर्स 10 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन इक्वल टू 4 न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड द लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं।
द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ्टन देखिए द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ्टन ओवरलुक्ड बट ऑलवेज प्रेजेंट। देखिए इसमें क्या है, एक कोई बॉक्स है विंग्स पूरी, जैसे ही मतलब हम बॉक्स पुश कर रहे हैं तो बॉक्स पुश करेंगे तो बॉक्स जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन जो है हम फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन जिस सरफेस पे जो है बॉक्स रखा है उसका जो है कुछ मतलब जो है सरफेस का इस तरह से होगा और ऑब्जेक्ट का भी कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो एक दूसरे पे जो है अगर फ्रिक्शन फील करेंगे तो इसमें जो है कुछ रुकावटें, जितना फोर्स हम लोग लगाएंगे टोटली जो है उस पर उस डायरेक्शन में फोर्स मिल जाएगा, कुछ तो रुकावटें कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और रुकावटें कौन सा होगा, वो फोर्स ऑफ जो है फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन वाला फोर्स जो है, फ्रिक्शन वाला फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जिधर मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन वाला फोर्स होता है उसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। देखिए कह रहा you have learned about the force of the friction in an earlier grade but now let us learn more about it। इसके बारे में और जानते हैं। Suppose an object is kept at the rest on the floor and you apply a force on it in the forward direction। उस पे आप जो है जी जान लगा के फोर्स लगा रहे हैं। Will the force applied by the you make the object move? क्या मतलब जो फोर्स आप लगाएंगे उससे ऑब्जेक्ट मूव करेगा। Many times you might have experienced that applying a force on object did not move and you had to apply a larger force to move it while it is so। देखिए होता क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ रहता है तो उस पे हम जो फोर्स लगाते हैं तो कुछ ऑब्जेक्ट जो होता है मूव कर जाता है। जैसे मान लीजिए साइकिल है, साइकिल रखा हुआ है, आप साइकिल को ढकेलिए, ठीक है, साइकिल इजीली मूव कर जाएगा क्योंकि आप जितना फोर्स लगा रहे हैं साइकिल का फ्रिक्शन जो है, कंट्रीट ऑफ फ्रिक्शन है उससे ज्यादा लगा रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। लेकिन जाइए आप ट्रक जो है रखा हुआ खड़ा हुआ है उसको आप ढकेलिए, ठीक है, अकेले आप ढकेलते रह जाएंगे पूरे दिन, वो घुसकने वाला नहीं है क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसमें ज्यादा लगा है, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है सरफेस से और उसके टायर के कंटेंट वाला जो है ज्यादा है जो आप फोर्स लगा रहे हैं उससे कंपेयर में। तो जब तक आप उसके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें जो है कोई बताया गया दिस इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन अराइजिंग बिटवीन द bottom surface of the box and the floor acting in the direction opposite to the direction of the force applied by you। मतलब जो है आप उसको आगे ढकेलना चाहेंगे लेकिन वो फ्रिक्शन वाला फोर्स जो है उसको पीछे लगेगा, ठीक है। और जब तक वो आगे नहीं जाएगा जब तक आप जो है ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहे हैं फ्रिक्शन कंपेयर में ताकि फ्रिक्शन को ओवरकम करके वो आगे चला जाए स्मूथली, ठीक है। द बॉक्स विल स्टार्ट मूविंग व्हेन द फोर्स अप्लाइड बाय यू इज ऑफ द लार्जर मैग्नीट्यूड देन द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन सो दैट इन द नेट फोर्स on the box in the direction of the motion। और नेट फोर्स जो होगा जैसे मान लीजिए बॉक्स पे हम खूब ज्यादा फोर्स लगा दिए, ठीक है, नेट फोर्स किधर लगेगा, मान लीजिए जिधर ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है उधर नेट फोर्स होगा लेकिन फ्रिक्शन फोर्स जो है उसके कुछ फ्रिक्शन फोर्स जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगे होंगे जो उसको मोशन को जो है रिड्यूस करना चाहेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर मान लीजिए रखा है कहीं नॉर्मली जो है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका वेट जो है उसका जो है डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है, उसका नॉर्मल डायरेक्शन जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अप्लाइड जो फोर्स रहेगा इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा जो है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ये जो है चीजें फिर कह रहा for the situation shown in the figure 6.10 once the box start moving and you stop applying the net force on it the box slow down and come to the stop। मतलब क्या है, अगर फोर्स जो है आप लगाना उसको धकेल रहे हैं, फोर्स लगाना आप बंद कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप फोर्स लगाना बंद करेंगे वो एक समय आएगा कि वो स्टॉप हो जाएगा। इसलिए स्टॉप हो जाएगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है कंटिन्यूसली उस पर लग रहा है और वो जो है बॉडी की मोशन को अपोज करेगा, ठीक है, जिससे वो रेस्ट को ला देगा। You must have experienced that this many cases around you. You stop paddling a bicycle and after some time it come to the rest after traveling some distance। जैसे ही मान लीजिए आप साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, कुछ डिस्टेंस के बाद आप जाएंगे तो देखेंगे कि साइकिल जो है कुछ डिस्टेंस जाने के बाद जो है रुक जाता है। You stop pushing a ball and it also come to the rest after traveling some distance। That means that you need to continuously apply force to it। इसे मतलब उसमें अगर मोशन आप हमेशा चाह रहे हैं तो आप हमेशा पैडलिंग करते रहेंगे
अगर पैडलिंग करना स्टॉप करेंगे तो एक ऐसा समय आएगा, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट जाकर वहां पे रुक जाएगा, ठीक है। वहां पे रुक जाएगा, रुकने के बाद क्या होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा कंटिन्यूअसली उस पे लग रहा है, उसको उसके मोशन को अपोज करना चाह रहा है, लेकिन आप तो फोर्स लगा नहीं रहे, इसलिए वो जाके रुक जाएगा। अगर लगाएंगे तो ये फोर्स जो है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना लगेगा नहीं, आपको मूव करते रहेगा। Keep moving. On a moving object, we have to continuously apply a force to counter the force of friction. Otherwise, the force of the friction acting against the direction of the motion brings the object to the rest. अगर जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, अगर आप जो है पैडलिंग करना बंद कर देंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा, उसके मोशन को रिड्यूस करेगा और एक ऐसा समय आएगा कि वो स्टॉप हो जाएगा और रुक जाएगा, ठीक है। Do you remember doing an activity in the earlier grade where you find that the force of the friction depend upon the nature of the surface in the contact? मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमेशा सरफेस जो कांटेक्ट में रहता है उसके नेचर पर डिपेंड करता है। लेट अस कैरी आउट अ सिमिलर मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी स्टार्टेड एज an object at the rest remain at the rest, an object in the motion continue to be moves with a constant velocity unless a net force act upon the object, ठीक है। मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट अगर जो है मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। अगर जो है जब तक उसमें कोई जो है और मतलब उसी भी अगर मोशन में रहेगी तो उसी भी वेलोसिटी से मूव करेगी, जब तक कोई उस पर जो है एक्सटर्नल फोर्स जो है हम लोग न लगाएं, ठीक है। अनलेस ए नेट फोर्स एक्ट अपॉन द ऑब्जेक्ट। In other words, we can say that if the net force acting on object is zero, अगर net force zero है तो body cannot be taken to move, और body move नहीं करेगा, and change its velocity in such cases its acceleration is zero, ठीक है। उस केस में acceleration zero रहेगा। फिर उसके बाद कह रहा है an object at the rest means that it has zero velocity। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है इसका मतलब क्या, उसका वेलोसिटी जीरो है। रिमेंबर दैट कांस्टेंट velocity means that there is no change in the magnitude or direction of the velocity, ठीक है। velocity की जो है magnitude और direction में कोई चेंजिंग नहीं है। if this constant velocity is non zero, the motion is in the straight line। अगर एक constant velocity non zero है तो motion in straight line in the same direction and the magnitude of velocity remain the same, और velocity का जो magnitude रहेगा वो जो है सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे जो है ये दिया जा रहा है एग्जांपल में, a person is exerting a force on the moving box in the forward direction which is equal to the force of the friction acting between the bottom of the surface of the box and the floor. Will the box continue moving or will we come to the rest after some time? मतलब कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन इज एक्सर्टिंग a force on the a moving box in the forward direction। कोई मान लीजिए एक बॉक्स है, ठीक है, और एक पर्सन जो है फोर्स लगा रहा है इन द मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो मूव कर रहा है इसमें लगा रहा है, और उसमें कह रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन विच इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द बॉटम ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉक्स एंड फ्लोर। व्हाट विल बी द कंटीन्यूअस मूविंग और विल बी कम टू द रेस्ट आफ्टर द सनलाइट। देखिए अगर ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, ठीक है, कोई बॉडी में मूव कर रहा है तो उसमें अगर वो पर्सन जो है फोर्स लगा रहा है, पर्सन अगर फोर्स लगा रहा है, मूविंग बॉडी फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स उतना लगा रहा है जितना जो है फ्रिक्शन है फोर्स है, यानी फ्रिक्शन को ऑलरेडी वो ओवरकम करके ही तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो जो फोर्स लगाने पर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फ्रिक्शन और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो लगाने पे जो है कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है पहले से तो वो मूव करेगा। अगर ऑब्जेक्ट स्टॉप है और फ्रिक्शन का फोर्स जो है मान लीजिए उतना ही है जितना, मान लीजिए फ्रिक्शन का फोर्स अगर इधर लगा रहे हैं, मान लीजिए 10 न्यूटन है और 10 न्यूटन ये ऑब्जेक्ट इधर पर्सन इधर लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट को स्टॉप ही रहेगा क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नेट फोर्स जो है जीरो हो जाएंगे। 10 न्यूटन से ज्यादा जैसे ही लगाएगा फोर्स वैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर मान लीजिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है यहाँ पे एफ जो है फ्रिक्शन जो है 10 न्यूटन है और ये ऑलरेडी बॉडी मूव कर रहा है और 10 न्यूटन का जो फोर्स एक पर्सन कोई और यहाँ पे इस बॉडी में लगा रहा है, तो 10 न्यूटन 10 न्यूटन दोनों कैंसिल जाएंगे और ऑब्जेक्ट जो है मूविंग स्टेट में ही रहेगा, ठीक है। कारण द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग ऑन द बॉक्स इन द बैकवर्ड direction। The two forces acting on the box are the equal and opposite, thus they balance each other and the net force acting on the box is zero as per the Newton first law of motion। The box will be continue moving with a constant velocity, और बॉक्स जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है वो मूव करेगा,
ठीक। अब देखिए यहां पे जो है नोट के तौर पे दिया है, देख लेते हैं क्या दिया है। कह रहा है इफ द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन इज 0, ए नेट फोर्स विल हैव टू बी अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट टू बी एट रेस्ट टू बी set in the motion, but once the object is in motion, no further force is required to keep it moving with a constant velocity. However, to change the velocity, the magnitude or the direction, or to stop a moving object, the force will have to be applied. मतलब डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जो फोर्स का अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन द ड्रॉ करना है पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, ग्राफ फॉर द ऑब्जेक्ट ऑन विच द नेट फोर्स एक्टिंग, नो नेट फोर्स इज एक्टिंग। मतलब कि उस ऑब्जेक्ट के लिए जो है ड्रॉ करना है पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑन विच नो फोर्स एक्टिंग, जिसमें जो है कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है। ठीक है, when no force is acting on an object, there are the two possibility. पहला क्या है, neither the object is at rest nor the object is in the moving with a constant velocity. If the object is at rest, the position will not change with the time. Time के साथ position नहीं change होगा, and its position time graph is shown in the figure 6.1. If the velocity will be remain 0 and its velocity time graph so in the figure 6.15b, if the object is moving with the constant velocity, अगर कोई object constant velocity move कर रहा, no net force is acting upon it, it will be continuously moving with the same velocity, and the velocity time graph is also in the figure 6.16b. The position time graph will be straight line as shown in the figure. देखिए कह रहा है पहला वाला केस क्या है, कह रहा है when the object is at rest and it position time graph, जब ऑब्जेक्ट कोई रेस्ट में रहेगा तो पोजीशन टाइम ग्राफ जो है आपका ये आएगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है आपका ये आएगा। ठीक, अब सेकंड केस में कह रहा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस केस में जो है पोजीशन टाइम ग्राफ जो आएगा, ठीक है, पोजीशन और टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, और पोजीशन टाइम when the object is moving with the constant velocity, पोजीशन टाइम ग्राफ जो है आपका जो है स्ट्रेट लाइन आएगा। और सेकंड केस में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो आएगा ये टाइम एक्सिस की जो है लाइन जो है ये पैरेलल रहेगा। ठीक है, टाइम एक्सिस के पैरेलल रहेगा। ठीक, अब देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब करता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ द नेट फोर्स। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब करता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ द नेट फोर्स। It is the nature to ask what happened to the motion of an object when there is a net force acting upon it. The Newton's second law of the motion addresses this issue. ठीक है, और उसके बाद जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है इसके बाद हम लोग देखते हैं। देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है you know that a force can set an object in the motion. फोर्स की वजह से ही कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में आता है, ब्रिंग इट टू द रेस्ट और चेंज करते हैं इट वेलोसिटी, चेंज करते हैं इट वेलोसिटी मींस दैट द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। ठीक है, thus ए फोर्स प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन। फोर्स की वजह से क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी होता है। बट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इट एक्सेलरेशन, मतलब नेट फोर्स जो ऑब्जेक्ट लगेगा और उसके एक्सेलरेशन में क्या चेंजिंग होगा, क्या इफेक्ट होगा, इसके बारे में जानेंगे। चैप्टर 20 है भाई। देखिए यहां से हम लोग देखते हैं द रिलेशन बिटवीन द फोर्स मास एंड द एक्सेलरेशन इज एक्सप्रेस्ड इन द न्यूटन सेकंड लॉ, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल आइडिया in all of the science. Newton's second law of motion can be stated as कह रहा है कि when net force act on an object, कोई भी net force अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स, जिधर फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल होता है
to the magnitude of the net force and is inversely proportional to the mass of the object. ऑब्जेक्ट की जो है मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या है, F इक्वल टू क्या होता है, m और a होता है। ठीक है, F इक्वल टू क्या होता है, m में होता है। मतलब जो है फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और उसी डायरेक्शन में जो है नेट फोर्स जो आ रहेगा जिस डायरेक्शन में बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, मतलब क्या है, नेट फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। नेट फोर्स के डायरेक्शन में ही ऑब्जेक्ट जो एक्सेलरेट होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल होता है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके जो है मास की जो है एक्सेलरेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास की। ठीक है, मास का होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए मैथमेटिकली अगर इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो a इक्वल टू क्या होता है, F/m होता है। मतलब F इक्वल टू m में होता है। यहाँ पे a जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फोर्स की, और a जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/मास। और यही कंबाइन कर देंगे, a इक्वल टू जो है F/m। ठीक है, मतलब क्या है, where a denote the acceleration, F denote the force and m denote the mass of the object, the direction of the acceleration is the same as the direction of the net force। ठीक है, acceleration का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर नेट फोर्स जो है ऑब्जेक्ट लगेगा। we know that the SI with the mass and acceleration are the kg मीटर पर सेकंड होता है। kg क्या हो गया, मास का, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो हो गया आपका एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो अगर 1 न्यूटन मतलब फोर्स क्या होगा, अगर मास 1 kg होगा, बॉडी में एक्सेलरेशन जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। then using the equation we obtain the F equal to 1 kg and 1 meter per second square equal to 1 kg meter per second square, जिसको हम लोग 1 न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, 1 न्यूटन ऑफ द फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स दैट प्रोड्यूस करता है एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मास 1 kg। इसलिए ऑब्जेक्ट का अगर मास 1 kg है तो उसमें जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, वही जो है 1 न्यूटन फोर्स होता है। ठीक है, we know you know that under the influence of the gravitational force an object fall toward the earth during this motion, the acceleration is involved is called the acceleration due to the gravity caused by the earth। मतलब जो है एक्सेलरेशन जो है जब कोई ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से गिराते हैं जमीन की तरफ आता है, उस केस में क्या होता है कि जो फोर्स लगता है उस ऑब्जेक्ट पे वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है, उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, तो F इक्वल टू क्या हो जाता है, m और g हो जाता है। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इट इज डिनोटेड बाय द एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट मास 1 इक्वल टू मास इज F इक्वल टू mg। द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gravitational force by the earth is g equal to 9.8 meter per second square होता है। It can be taken to be nearly constant of the acceleration due to gravity का जो हम लोग वैल्यू लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करने में जो है चीजें जो है आसान रहता है। करा the Newton second law of motion is considered to be the fundamental law of nature। many events around us can be explained on the basis of the Newton second law of motion। Newton second law of motion से बहुत सारे जो है हम लोग एक्सपेरिमेंट पे जो है मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन ए गेम ऑफ क्रिकेट यू माइट हैव नोटिस दैट व्हाइल कैचिंग ए फास्ट मूविंग बॉल द फील्डर ग्रेजुअली पुश देयर हैंड बैकवर्ड विद द मूविंग बॉल जस्ट आफ्टर कैचिंग। इन डूइंग सो द टाइम ड्यूरेशन इज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग व्हिच द हाई वेलोसिटी ऑफ द बॉल reduced to the zero and this reduces the magnitude of the acceleration। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए जब आता है बॉल, ठीक है, तो डायरेक्टली अगर हम हाथ को जो है कांस्टेंट करके अगर लें तो हमको चोट लग सकता है। ठीक है, क्योंकि जो है एक्सेलरेशन जो है बॉडी में ज्यादा है। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो हम लोग को टाइम जब बढ़ाएंगे ना, टाइम बढ़ाएंगे धीरे धीरे क्या होगा कि हम लोग को उसको वेलोसिटी को उसको रिड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है एक्सेलरेशन धीरे धीरे आके जो है मतलब रिड्यूस हो सके और बॉल जो है स्लो डाउन हो जाता है। दस रिक्वायर स्मॉलर फोर्स टू बी अप्लाई बाय द फील्डर टू स्टॉप द बॉल। अप्लाइंग स्मॉलर फोर्स टू द मूविंग बॉल आल्सो मिनिमाइज द इंजरी ऑफ द फील्डर। और जो है फील्डर की जो है इंजरी से भी मिनिमाइज कर सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है उस बॉडी में जो है रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्यों, वेलोसिटी रिड्यूस तो एक्सेलरेशन रिड्यूस।
फिर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट इन ट्राइंग टू पुश ए स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ द मास कितना है 25 kg on an horizontal floor. The maximum force of the friction opposing this motion is 50 Newton है. Determine the displacement of the block in 2 seconds. Rahul pushes it with the constant force of the 50 Newton, 55 Newton in the forward direction. देखिए अब इसमें जो है क्या कह दिया है, अब हम लोग को पहला क्या है, the force applied by the student is equal to the opposing force of the friction. Thus the two forces are the balance and the net force acting on the ब्लॉक इज जीरो। उस केस में जो है नेट फोर्स जो है जीरो हो जाएगा, तो ब्लॉक विल बी रिमेन द स्टेशनरी। सेकंड में क्या कर रहा है, द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज कितना है 55 न्यूटन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है माइनस 50 न्यूटन इधर कर लेंगे तो 5 न्यूटन जो है इसमें जो है नेट फोर्स जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा। द मास ऑफ ब्लॉक कितना है 25 kg है। यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 करके क्या है 5 न्यूटन और उसके बाद मास का 25, इसको हम लोग क्या करेंगे 0.2 जो है मीटर पर सेकंड जो है स्क्वायर जो है इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गया। अब यूजिंग द काइनेमेटिक इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जानते हैं। 3 इक्वेशन होता है। पहला क्या है कि यहाँ पे कौन सा दिया है, s इक्वल टू जो है ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला दिया है, ठीक है, लेकिन जो है हम लोग यूज को कौन सा करेंगे, ये तो हमारा जो दिया गया है, और इक्वेशन ऑफ मोशन पहला जो है v इक्वल टू u प्लस at है, और उसके बाद है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। फिर थर्ड क्या है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन है। मतलब ये तीनों इक्वेशन जो है ये काइनेमेटिक्स वाला है, तो इसमें जो है हम लोग ये वाला यूज करेंगे। तो इसमें जो है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एक्सेलरेशन की वैल्यू है, ये जो है 0 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे 2 सेकंड है, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे हाफ इंटू 0.2 मीटर पर सेकंड इंटू 2 सेकंड स्क्वायर, तो टोटल जो है उसको सॉल्व करेंगे तो 0.4 मीटर जो है उस बॉडी में मूवमेंट आएगा, ठीक है, यानी बॉडी आगे मूव करेगी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला हमारा जो टॉपिक आ गया वो आ गया न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन आ गया, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वी हैव डिस्क्राइब्ड द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन एन नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, बट डू यू रिमेंबर द लर्निंग अर्लियर दैट एट लीस्ट 2 ऑब्जेक्ट मस्ट बी इंटरेक्ट फॉर द फोर्स टू बी कम इनटू प्ले। मतलब 2 ऑब्जेक्ट का हमेशा जो है इंटरेक्शन होना जरूरी है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें एक जब भी कोई एक्शन होता है उसका अपोजिट रिएक्शन जो होता है, ठीक है, हैव यू नॉट एक्सपीरियंस्ड दैट व्हेन यू पुश ए बॉल विद योर फुट यू फील ए फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल ऑन योर फुट, ठीक है। जब भी हम लोग कोई बॉल को जो है मतलब मारते हैं, किक मारते हैं, तो बॉल भी हमारे मतलब कि सूट पे जो है कुछ जो है फुट पे जो है मतलब कि फोर्स अप्लाई करता है, और उतना ही फोर्स अप्लाई करता है जितना हम उस पर जो है अप्लाई किए रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक टेबल है, ये मोहतरमा बैठी हुई है, इस टेबल को ढकेल रही है, टेबल को ढकेल रही है तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए जैसे ये पुश करेंगी तो ये आगे बढ़ेगा और इनके हाथ में जो है गड्ढे टाइप पड़ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, जितनी फोर्स उसको लगाएंगे वो आगे बढ़ा, उतना ही फोर्स को लगाया जिसकी वजह से क्या हाथ में गड्ढे टाइप पड़ जाते हैं, ठीक है।
देखिए अब होता क्या है, एक चीज और होता है, जब भी आप जो है साइकिल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं तो साइकिल जो है पैडल आप मारते हैं तो होता क्या, आप फॉरवर्ड जाना चाहते हैं तो जमीन जो है वो आप पीछे ढकेलते हैं तो आपको फॉरवर्ड करता है, ठीक है। मतलब कि आप पीछे उसको पहिए को ऐसे जाओ, उसके पीछे मतलब उसको फोर्स लगता है और वो आपको क्या करता है, आगे की फोर्स लगा के उसको मूव कराता है। जैसे हम लोग जमीन पे चलते हैं तो हम लोग जमीन को हमेशा पीछे ढकेलते हुए चलते हैं और आगे हम लोग को जमीन जो है आगे ढकेलता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शन, ठीक है। द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन पुशिंग द पर्सन फॉरवर्ड, ठीक है, द फुट पुशिंग द ग्राउंड बैकवर्ड, वॉकिंग इज नॉट पॉसिबल। फिर इसके बाद है, इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट that the magnitude of the such two forces are equal, हमेशा इक्वल होते हैं। and you can also observe that the same other way, do you know how to measure the magnitude of force using the spring balance? स्प्रिंग बैलेंस इसमें क्या, हम लोग कैसे magnitude of force को जो है हम लोग मेजर करेंगे, इसको देखेंगे। देखिए जितना आप दो स्प्रिंग बैलेंस लिए, एक इस डायरेक्शन में मूव हुआ, एक इस डायरेक्शन में मूव हुआ, जितना ये आप इसको मूव कराएं वही इतना ये इसको मूव कराया, ठीक है। मतलब एवरी एक्शन दे इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। ऑल दीज ऑब्जर्वेशन आर द समिट अप इन द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ द मोशन, व्हिच इज द स्टार्टेड एज whenever an object is exerting a force on the second object, the second object is simultaneously exerting equal and the opposite force on the first object। मतलब ठीक है, जब पहले ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हैं, जितना लगाते हैं उसकी डायरेक्शन में अपोजिट में जो है सेकंड ऑब्जेक्ट हमारे बॉडी मतलब हमारे ऊपर जो है चाहे हमारे बॉडी पे जो है जहां को भी आप लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन पे वो लगाता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये जो पर्सन है ऊपर चढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है पुशिंग ए पर्सन अप, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहा है तो ऊपर जा रहा है और पर्सन पुशिंग द ट्रंक डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड नीचे ढकेल रहा और ट्रंक जो है इसको ऊपर ढकेल रहा है, ये पर्सन क्लाइंबिंग चल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है ये नाव पे बैठ के ये जो है उसको पीछे ढकेल रही है, ठीक है, और वो जो है पीछे उसको ढकेल रही है और नाव से कर रहा है आगे ढकेल रहा है, मतलब पानी से जो है आगे ढकेल रहा है, पानी को पीछे ढकेल रही है, पानी से जो है आगे ढकेल रहा है। नेक्स्ट वाला, अगर आप कभी बलून भरे होंगे, ठीक है, बलून लिए होंगे उसमें खूब हवा भर दीजिए, ठीक, हवा भरने के बाद क्या होगा, उसका माउथ छोड़िए, वो होगा क्या, हवा अपोजिट डायरेक्शन में निकलेगा और बलून जो है आगे डायरेक्शन में निकलेगा। और एक चीज और है, जो रॉकेट प्रोपल्सन होता है, जो रॉकेट होता है तो रॉकेट का जो एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट जो होता है रॉकेट का, जैसे मान लीजिए ये रॉकेट है, ये क्या है, रॉकेट है, ठीक है, ये रॉकेट है, यहां से रॉकेट जो है लॉन्च हुआ, ठीक है, तो रॉकेट लॉन्च हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में और इसका जो है जो एग्जॉस्ट है ये ग्राउंड की तरफ जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट जो है फोर्स जो है मतलब कि एग्जॉस्ट जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिससे क्या होगा, ये ऊपर मूव करेगा, एग्जॉस्ट गैस पुशिंग द रॉकेट अप, इसको पुश करेगा और उसके बाद रॉकेट इंजन एक्सपेलिंग गैस डाउनवर्ड यहाँ पे जो है गैस इसको निकालेगा और उसके बाद इंजन हुआ करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। यहाँ पे देखिए 2 बार मैग्नेट है, 2 बार मैग्नेट अप्लाई कर रहे हैं फोर्स इक्वल एंड, इस केस में क्या कर रहा है, 2 बार मैग्नेट अप्लाइंग इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेट ऑफ फोर्स ऑन ईच अदर, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं, इसमें क्या रहा, 2 साइमल्टेनियसली चार्ज बलून अप्लाइंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच अदर, जिसकी वजह से क्या है, दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑन द फ्रूट बाय द अर्थ, जो है फ्रूट पे जो है फोर्स लगा रहा है, द फोर्स ऑन द अर्थ बाय द
fruit. The force on the earth by the fruit. और fruit के द्वारा earth पे जो है force जो लगाया है. The force the earth and the fruit apply equal and the opposite gravitational force on each other. दोनों एक दूसरे पे जो है force जो है equal and opposite जो है force लगा रहे हैं. फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको आप देखिए. बाकी जो है फोर्स आ गया. एक लास्ट टॉपिक जो है फोर्स एक्ट अंडर सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर कोई सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट है तो उस पर जैसे जो फोर्स लगेगा उसके बारे में. Until now you have studied the three law of the Newton as applied to the single object. These law are allowed by the use to predict the position and the velocity of the object as the force on it. You can apply these law to or more object. इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कनेक्टेड टुगेदर. कह रहा है कि इसमें जो है इस केस में जैसे जो फोर्स है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से आप मूव करा रहे हैं, यहाँ पे 3 बॉक्स लगा रहा है, ठीक है. मान लीजिए M1 है, इसका मास क्या है M2 है, ठीक है. तो इसको जो है नेट फोर्स अगर पूरे सिस्टम को देखेंगे तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, M ये हो जाएगा, ठीक है. तो M क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, M क्या हो जाएगा, M जो है M1 प्लस M2 हो जाएगा. और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है. दोनों में एक्सेलरेशन सेम है. तो इसको जो अगर हम लोग और जो है वो करना चाहें तो एक इक्वल टू M हो जाएगा. तो एक इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन M हो जाएगा. M कौन सा है, टोटल है, टोटल है, टोटल मास का मतलब क्या है, इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2. ये वाला है. इसमें जो है आप जो है एक बॉडी और ऐड कर देंगे तो पूरे सिस्टम के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग मास एक और बढ़ा देंगे, M3 हो जाएगा, ठीक है. इस हिसाब से जो हम इसको कर लेंगे. बाकी जो है पूरा चैप्टर जो है एक कंप्लीट होता है. बाकी जो है आप जो भी है इसको जो अच्छे से रिविजन करिएगा. एनसीईआरटी जिनके भी पास है सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी से आप रिविजन करिएगा. पूरा चैप्टर यहीं पे हम खत्म करते हैं, ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हमारे वीडियो आपको कैसे लगे आप कमेंट करके बताएं. बाकी जो हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे चैनल पे जो आप बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए, ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स.